महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, विलुप्ति नियम है, अस्तित्व अपवाद है। ये शब्द शायद आज की हमारी बातचीत के लिए एक सही शुरुआत है। आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ आजकल चर्चा में ही नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए आप कह सकते हैं बहुत अहम है। यूरोप में अभूतपूर्व जलवायु चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असर भारत के जो बड़े शहरी जलवायु लक्ष्य हैं, खासतौर पर विकसित भारत 2047 वाला विजन, उस पर क्या पड़ सकता है। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है वो असल में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF के काफ़ी विचार करने वाले लेख पर आधारित है। हमारा मकसद है कि यूरोप क्यों अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है, उसके पीछे क्या है, और ये बदलाव भारत की शहरी विकास योजनाओं को मतलब अर्बन प्लानिंग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी भारत के लिए आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। जी, और ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए खासतौर पर ज़रूरी हो सकती है, जैसे GS पेपर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और पेपर 3 जिसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन सब आता है। उनके लिए काफ़ी काम की बातें निकल सकती हैं। और हाँ, जो लोग भी जलवायु परिवर्तन या दुनिया में क्या चल रहा है इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी फायदेमंद होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यूरोप जो अपनी जलवायु की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं वो भारत के विकसित भारत वाले सपने की रफ्तार धीमी तो नहीं कर देगा। चलिए इसी सवाल के आसपास आज की बात आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूरोप से ही। वहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है? हाल की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो काफ़ी डराने वाली तस्वीर दिखा रही हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, UK, यहाँ तक कि तुर्की भी कई देश भयानक गर्मी की लहरें झेल रहे हैं। ये सिर्फ मौसम की खबरें नहीं है, ये एक गहराते हुए जलवायु आपातकाल के साफ संकेत है। बिल्कुल, और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024, वो कंफर्म करती है इसको। यूरोप असल में अब दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है, और साल 2023 तो रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म साल था वहाँ। सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप, ये सुनने में ही कितना गंभीर लगता है। मतलब यूरोप पर असर ज्यादा तेजी से हो रहा है। हाँ, ज्यादा तेजी से। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गर्मी की लहरें मतलब हीट वेव्स तक ही सीमित नहीं है। नेचर मैगजीन में एक स्टडी छपी है हाल में, वो बताती है कि क्लाइमेट चेंज और साथ में जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके कारण यूरोप में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब कभी सूखा, कभी भयानक गर्मी, ये सब बढ़ रहा है। और इसका एक बहुत खतरनाक नतीजा ये हो रहा है कि यूरोप के जंगल जो कार्बन सोखते हैं, वो कार्बन सिंक जिसे कहते हैं, हाँ, कार्बन सिंक, उनकी कार्बन सोखने की क्षमता काफी कम हो रही है। ओहो, मतलब यूरोप का अपना जो एक तरह से नेचुरल डिफेंस सिस्टम था वो कमजोर पड़ रहा है। सही समझिए आप, बिल्कुल। तो जब यूरोप अपने घटते जंगलों या फिर जर्मनी में जैसे मेट्रो स्टेशनों में पानी भर गया, ऐसी घरेलू दिक्कतों से जूझ रहा है, तो ये सिर्फ प्रायोरिटी बदलने की बात नहीं है, ये असल में उनके संसाधनों पर खिंचाव है। ये यूरोप के लिए एक बहुत गहरी, आप कह सकते हैं, आंतरिक चुनौती बन गई है, और जाहिर है इसका असर उनकी बाहरी नीतियों पर भी पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो यूरोप का संकट है, इसकी लहरें भारत के तटों तक कैसे पहुंच रही हैं। क्योंकि पिछले 10-12 साल से तो भारत और यूरोप के बीच क्लाइमेट एक्शन पर, खासकर शहरों के लेवल पर, एक अच्छी मजबूत साझेदारी रही है। हाँ, वो साझेदारी तो काफ़ी अहम रही है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, या शहरों में अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना हो, क्लीन टेक्नोलॉजी लानी हो, या फिर जो हमारे कोस्टल शहर हैं समुद्र किनारे वाले, उनको ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना हो, इन सब मामलों में यूरोपीय देशों ने भारत के शहरों को जलवायु के लिए तैयार करने में कह सकते हैं मदद की है। लेकिन अब जैसा बता रहे हैं, यूरोप तो खुद ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहा है, तो क्या ये साझेदारी, क्या ये पहले जैसी मजबूत रह पाएगी? बस यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से आ जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे यूरोप अपनी घरेलू जलवायु कमजोरियों से निपटने पर ज्यादा ध्यान देगा, ये लगभग तय है कि उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। और इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि दुनिया भर में विकास के लिए, खासकर भारत जैसे देशों के लिए, यूरोप से आने वाला पैसा और शायद ध्यान भी, दोनों में कमी आ सकती है। और ये भारत के शहरों के लिए तो चिंता की बात है, क्योंकि हमारे शहर तो अभी एक क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब जलवायु के झटकों को सहने की क्षमता बनाने के कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में ही है।
तो अब सवाल यही है कि क्या भारत अपनी शहरी बदलाव की योजनाओं के लिए यूरोप पर वैसे ही निर्भर रह सकता है जैसे पहले था, या फिर इन बदलते हालात में भारत को अपने 2047 तक विकसित भारत वाले लक्ष्य को पाने के लिए, जो काफी हद तक क्लाइमेट स्मार्ट शहरी विकास पर ही टिका है, अपने ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने, मतलब और देशों से भी साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, यही पे बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत का जो शहरी विकास है और क्लाइमेट अडेप्टेशन का काम है, वो काफी हद तक बाहर से आने वाली वित्तीय मदद के अनुमानों पर टिका है। और हमारा देश तो बहुत तेजी से शहरीकरण कर रहा है। अनुमान है कि 2036 तक शहरों में रहने वाली आबादी 60 करोड़ मतलब 600 मिलियन हो जाएगी। और इतनी बड़ी शहरी आबादी का मतलब है ऊर्जा की जबरदस्त मांग, शहरों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयानक दबाव, और क्लाइमेट चेंज के लिए वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब जोखिम बढ़ जाएगा। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बिजली उत्पादक हैं, फिर भी 2020 में हमें 0.4% एनर्जी डेफिसिट मतलब ऊर्जा घाटे का सामना करना पड़ा। और इसका असर क्या होता है? बार बार बिजली जाने से, सप्लाई भरोसेमंद ना होने से देश की सालाना जीडीपी को करीब 1.9% का नुकसान होता है, ऐसा अनुमान है। और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत जोर दे रहा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह। लेकिन यहाँ भी पैसे की कमी एक बड़ी रुकावट है। अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही करीब 1.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की कमी होगी। बहुत बड़ी रकम है ये। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूरोप इस कमी को पूरा करने में अहम भागीदार रहा है। मिसाल के तौर पर भारत जर्मन सोलर पार्टनरशिप है, जो ग्रिड से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। फ्रांस की जो डेवलपमेंट फाइनेंस संस्था है प्रोपार्को, उसने भारत के सोलर सेक्टर में $15 मिलियन का निवेश किया है। लेकिन अब शायद ये तस्वीर बदल रही है, जैसा आपने इशारा किया। हाँ, और ये बदलाव तेजी से हो रहा है। पिछले साल ही फ्रांस ने अपनी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ओडा, ये वो सरकारी मदद होती है जो अमीर देश विकासशील देशों को देते हैं, उसमें से 742 मिलियन यूरो की कटौती कर दी। और 2025 के बजट में ओडा में और 39% की कटौती का प्लान है। नीदरलैंड ने भी अपने डेवलपमेंट फंड का रुख बदला है। उसे अब वो आर्थिक एकीकरण और माइग्रेशन पॉलिसी की तरफ ज्यादा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझें? ये बस कुछ देशों की बात है या ये कोई बड़ा ट्रेंड दिख रहा है? ये एक बड़े बदलाव का संकेत लगता है। यूरोप धीरे धीरे अनुदान मतलब ग्रांट वाली मदद से हटकर निवेश आधारित फाइनेंसिंग की ओर बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि यूरोप दुनिया में अपनी भूमिका को एक तरह से रीकैलिब्रेट कर रहा है, मतलब दोबारा तय कर रहा है। और ये बदलाव भारत के एनर्जी ट्रांजिशन, खासकर जो नई टेक्नोलॉजी हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या ऑफशोर विंड पावर, उनको सपोर्ट करने की यूरोप की क्षमता को कम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी रिस्की जरूर है शुरू में, लेकिन भारत को अगर लंबे समय में डीकार्बोनाइज होना है तो ये बहुत जरूरी है। तो मामला सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के पैसे तक ही सीमित नहीं है। भारत के शहर, जैसा कि ORF लेख में भी जिक्र है, वो मिक्स्ड क्लाइमेट रिस्क मतलब एक साथ कई तरह के जलवायु खतरों, जैसे कभी बाढ़ तो कभी भीषण गर्मी के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। 2025 की पहली छमाही, जैसा स्रोत में उल्लेख है, इसका बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। सोचिए, बेंगलुरु मई 2025 में बाढ़ से थमसा गया। गुवाहाटी और कोलकाता में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और ह्यूमिडिटी रही, और देर से आए मानसून से भी बस थोड़ी ही राहत मिली। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारे शहरों का जो बुनियादी ढांचा है वो कितना नाजुक है। हालांकि वो अटल मिशन है, AMRUT और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रम है, उनसे कुछ तो प्रगति हुई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत अभी भी शहरी बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होना चाहिए उसमें प्रति व्यक्ति $100 से ज्यादा के घाटे से जूझ रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है जिसे भरना जरूरी है। और यहाँ भी यूरोप की मदद अहम रही है। बिल्कुल। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, जो EU का लोन देने वाला बैंक है, उसने बेंगलुरु, कानपुर, पुणे, आगरा, इन शहरों में इलेक्ट्रिक मेट्रो सिस्टम के लिए पैसा दिया है। सिर्फ 2024 में बेंगलुरु सबअर्बन रेल के लिए जो 300 मिलियन यूरो का लोन मंजूर हुआ, उससे अंदाजा है कि कार्बन उत्सर्जन में 42% की कमी आएगी। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है, इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन IURC। उसने शहरों के बीच सीधी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है, जैसे सूरत और नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम के बीच। उन्होंने मिलकर एक पुराने लैंडफिल को एक ऐसे पब्लिक प्लाजा में बदला जो पानी भी बचाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे उदाहरण है। लेकिन अब इन पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।
हाँ, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो लंबे समय के भरोसे और फंडिंग पर चलते हैं। जब ब्रुसेल्स में यानी ईयू हेडक्वार्टर में और दूसरी यूरोपीय राजधानियों में बजट कट की बातें हो रही हैं, फंड को कहीं और लगाने की बात हो रही है, तो ऐसी परियोजनाओं का भविष्य थोड़ा अनिश्चित हो जाता है। ये उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो लंबे समय तक चल पाएंगे या नहीं, इस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ बिल्डिंग या रेल लाइन के प्रोजेक्ट नहीं होते, ये शहरों के बीच ज्ञान और भरोसे के पुल की तरह होते हैं। इनका टूटना ठीक नहीं। एक और बहुत अहम पहलू है भारत के तटीय शहर। हमारी तटरेखा तो बहुत लंबी है, करीब 7,500 किलोमीटर, और इस पर मुंबई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम जैसे कई शहर हैं जो इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शहर देश के कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का लगभग 60% लाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यही शहर समुद्र का जल स्तर बढ़ने, खारे पानी के जमीन में घुसने जिसे सैलाइन वाटर इंट्रूजन कहते हैं, और समुद्री प्रदूषण की सबसे बड़ी मार भी झेल रहे हैं। कोच्चि का ही उदाहरण लें, वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट और खेती से निकले केमिकल वाले पानी की वजह से समुद्री प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सिर्फ समुद्री जीवों के लिए नहीं, इंसानों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। क्या इन तटीय शहरों की सुरक्षा और विकास में भी यूरोप का कोई सहयोग रहा है? हाँ, रहा है। यूरोप ने जीकॉम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मदद की है। ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी, ये एक ऐसा मंच है जहां भारतीय शहर दुनिया भर के दूसरे शहरों के साथ मिलते हैं और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने, मतलब मिटिगेशन, और उसके साथ एडजस्ट करने, मतलब अडेप्टेशन के तरीकों पर अनुभव साझा करते हैं। इसके अलावा भारत EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने समुद्री कचरे से निपटने और उससे एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने, मतलब वेस्ट से कुछ उपयोगी बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ भी फिर वही चिंता आ जाती है कि यूरोप की अपनी जो घरेलू समस्याएं हैं, जैसे ग्लेशियर पिघलना या बाढ़ आना, वो शायद इन बाहरी सहयोगों को प्राथमिकता सूची में नीचे धकेल सकती हैं। निश्चित रूप से ये जोखिम तो है ही। जब घर में ही आग लगी हो तो बाहर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में भारत पर केंद्रित ये जो तटीय परियोजनाएं हैं, उनको कम प्राथमिकता मिलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस पूरी तस्वीर को अगर देखें तो अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या बचता है? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यूरोप के भरोसे रहना अब शायद प्रैक्टिकल नहीं रहा। बिल्कुल, और इसे बड़े नजरिए से देखें तो भारत को अब तेजी से अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप में विविधता लाने, मतलब डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक अनिवार्यता, मतलब रणनीतिक मजबूरी बन गया है। इंतजार करने का वक्त नहीं है। तो किन क्षेत्रों में और किन नए पार्टनर्स पर फोकस किया जा सकता है? कई मोर्चों पे काम करना होगा। पहला है फाइनेंस, यानी पैसा। इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग और गहरा करना चाहिए, खासकर सोलर PV और ग्रीन हाइड्रोजन में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप है। इन मंचों का इस्तेमाल करके शहर के लेवल पर निवेश और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है। वियतनाम का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी तेजी से उभर रहा है। भारत वियतनाम की जो समग्र साझेदारी है, उसके तहत वहां भी अवसर हो सकते हैं। और शहरों के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे मल्टीलैटरल बैंक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। NDB ने जैसे इम्फाल मणिपुर में $70 मिलियन की एक वाटर बॉडी रिजुविनेशन परियोजना को फाइनेंस किया है। ये एक अच्छा उदाहरण है। और साथ ही भारत को अपने नेतृत्व वाले कोएलिशन CDRI यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। CDRI का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम है, उसके जरिए भारत दूसरे देशों से साझेदारी कर सकता है और अपने शहरों में रियल टाइम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड भी जुटा सकता है। ये दिलचस्प है। CDRI तो भारत की अपनी पहल है, तो इसका इस्तेमाल करना तो लॉजिकल भी है। अच्छा, और तटीय शहरों के लिए क्या हो सकता है? तटीय मोर्चे पर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और सक्रिय करना होगा और साउथ ईस्ट एशिया पर फोकस बढ़ाना होगा। मैरीटाइम गवर्नेंस, मतलब समुद्री शासन में आसियान देशों का रोल बढ़ रहा है। जैसे वियतनाम का नेशनल एक्शन प्लान है मरीन प्लास्टिक वेस्ट पर, उसमें अलग अलग सरकारी लेवल पर क्या करना है, ये सब तय किया गया है। भारत, वियतनाम और दूसरे आसियान पार्टनर्स के साथ मिलकर शहरी तटीय शासन में कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग के लिए कोई त्रिपक्षीय पहल, मतलब 3 पार्टियों वाली पहल शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का क्लाइमेट रेजिलिएंट बनना अब सिर्फ एक डेवलपमेंट गोल नहीं है, ये सीधे के सीधे विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा एक नेशनल इम्पेरेटिव, एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। हमारे शहर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन है, एनर्जी ट्रांजिशन के सेंटर हैं और करोड़ों लोगों के घर हैं।
अगर वो क्लाइमेट चेंज के आगे कमज़ोर रहे तो ये भारत की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मतलब लंबी अवधि की समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। बिल्कुल सही कहा। और भारत ने 2023 के G20 समिट में खुद को बहुत सही तरीके से पोजीशन किया था। एक तरफ मिटिगेशन पे फोकस करने वाला ग्लोबल नॉर्थ और दूसरी तरफ अडेप्टेशन पे फोकस करने वाला ग्लोबल साउथ, इनके बीच एक पुल के तौर पर ये जो दोहरी पहचान है, ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक एसेट, एक कूटनीतिक ताकत है। और अब इस साल ब्राजील के बेलेम में COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। हाँ, और भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपनी लीडरशिप दिखाते हुए भारत को शहरी लचीलेपन की जो अलग-अलग जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नए प्रस्ताव लाने चाहिए, नए गठबंधन बनाने चाहिए और समाधानों पर बीच का रास्ता निकालने में मदद करनी चाहिए। यूरोप की जो बदलती जलवायु स्थिति है, वो समझी जा सकती है, लेकिन वो भारत के शहरी भविष्य को तय नहीं कर सकती। यानी अगर यूरोप से मदद कमजोर पड़ती है तो भारत को तैयार रहना होगा, अपना प्लान बी रखना होगा। बिल्कुल। भारत को ग्लोबल पार्टनर्स का एक नया मैप, एक नया नक्शा बनाना होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, खाड़ी के देश हों और साथ ही ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF जैसे मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड्स भी शामिल हों। आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक्टिव ग्लोबल कोऑपरेशन, यही आगे का रास्ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि यूरोप की अपनी चुनौतियां हैं और उनकी बदलती प्राथमिकताएं समझ में आती हैं, लेकिन भारत को भविष्य की इन अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना होगा। अपने जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना, मतलब और देशों के साथ भी जुड़ना, अब सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। और ये कदम फौरन उठाने की जरूरत है, जैसा कि ORF लेख भी इशारा करता है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज की सच्चाई है जिसका सामना हमारे शहर रोज कर रहे हैं। भारत के शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा और ये काम सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, ग्लोबल सॉलिडारिटी मतलब वैश्विक एकजुटता चाहिए और अलग-अलग स्रोतों से मिलने वाला सपोर्ट चाहिए। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। ये जो दुनिया का नज़ारा बदल रहा है, इसमें भारत अपने क्लाइमेट एम्बिशन और डेवलपमेंट गोल्स मतलब जलवायु महत्वाकांक्षाओं और विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने डिप्लोमेटिक ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये एक पेचीदा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई और सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। UPSC की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए ये टॉपिक खासतौर पर अहम है, तो इसके मुख्य पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लें। अगले विश्लेषण तक जानकारी लेते रहें और सोचते रहें।